एक बार पुनः फिर से आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। मैं वासुदेव तिवारी। हम लोग व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार पढ़ रहे थे और वर्ण विचार में 2 क्लास आप लोगों की हो चुकी है। तो 2 क्लास के बाद तीसरी क्लास वर्ण विचार में जो बचा है उसको देखते हैं। वर्ण विचार में हम लोग वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर क्या है, ध्वनि क्या है, उसके बाद वर्णमाला देख लिए, वर्णमाला में फिर स्वर देख लिए, स्वर का विभाजन कर लिए अनेक स्तर से, जितना वर्गीकरण स्वर का हो सकता था स्वर का वर्गीकरण हम लोगों ने किया। उसके बाद अयोगवाह देख लिए, अयोगवाह में किसका उच्चारण स्थान क्या है वो भी हो गया। तत्पश्चात आज हम लोग व्यंजन की चर्चा करते हैं कि व्यंजन वर्ण कितने हैं और किसका उच्चारण स्थान क्या है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। व्यंजन, व्यंजन क्या होता है? देखिए, व्यंजन शब्द व्यंजन वर्ण जो है, इसमें क्या होता है कि इसका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा अर्थात मुखांग से जो हवा आती है उसको बाधा का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार स्वर उन्मुक्त होकर बाहर आता था, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के बाहर आ जाता था, वैसा व्यंजन में नहीं है। व्यंजन में जब भी मुखांग से हवा बाहर आती है, मुख से निकृष्ट ध्वनि जब बाहर आती थी, उसके मुखांगों को स्पर्श करना पड़ता है, तब वो स्पर्श होते हुए अर्थात रोक टोक के साथ बाहर आती है, इसलिए इसका नाम व्यंजन है। थोड़ा सा लिख लीजिए। वे ध्वनियां जिसका उच्चारण करते समय, वे ध्वनियां जिसका उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा, मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। अर्थात मुखांग परस्पर, अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं, मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं, उसे व्यंजन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। वे ध्वनियां जिसका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा, बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है, अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श करते हैं, एक बात तो हो गई कि मुखांग को स्पर्श करते हैं, तो जिस अंग को वो जो स्पर्श करते हैं उस क्या नाम से इसका उच्चारण स्थान भी पड़ा, जैसे कंठ ध्वनि, तालव्य ध्वनि, ठीक है, मूर्धन्य ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि, नासिका ध्वनि, ये सब पड़ा है। परंतु स्पर्श किसका करते हैं? अर्थात व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं। ये बात याद रखिए, व्यंजन स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं, अर्थात व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं। एक बात ये हो गई। हिंदी में व्यंजन हैं कितने? ये प्रश्न भी पूछा सकता है कि हिंदी में कितने वर्ण हैं। जिस तरह हिंदी में 11 स्वर होते हैं, 10 शुद्ध स्वर होता है, 8 मान स्वर होता है,
उसी प्रकार हिंदी में व्यंजन कितने हैं। अगर हिंदी में व्यंजन की बात करें तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है। ये सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 अर्थात 33 है। अब ये 33 कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। 33 जो निम्नलिखित है, जो निम्नलिखित है, उस नेक्स्ट पेज में हम लोग लिखते हैं जो निम्नलिखित है। यहां तक हो गया आप लोग का। चलिए आगे। अगर हम व्यंजन, हिंदी व्यंजन देखें, व्यंजन देखें तो व्यंजन कितनी है, 33 है। कौन कौन से हैं। अगर बात करें कवर्ग की, कवर्ग, कवर्ग में कितने होते हैं, 5। चवर्ग, इसमें भी 5। टवर्ग, इसमें भी 5। तवर्ग, इसमें भी 5। ठीक है। उसके बाद एक है पवर्ग, इसमें भी 5। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, 25 तो हो गया। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ कितने होते हैं, 4 होते हैं। उसके बाद उष्म व्यंजन, उष्म कितने हैं, ये भी 4 हैं। अंतस्थ कौन कौन से थे, तो य, र, ल और व, ये अंतस्थ हो गए। और उष्म व्यंजन कौन 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 से थे, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह, ये क्या हो गए, उष्म। कवर्ग में क ख ग घ अंग, ये तो पता है ना। तो यहां अगर जोड़ें तो 5 5 10 25, 25 और 4 कितना हुआ, 29 और 4 33। तो ये 33 वर्ण जो हो गए, ये हो गए व्यंजन। ये 33 वर्ण क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अब हम लोग व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं। जिस प्रकार स्वरों का वर्गीकरण किए थे उसी प्रकार व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण में पहला आधार पर बांटते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। पहला आधार क्या है, उच्चारण स्थान। अभी इसी की बात हम लोग कर रहे थे ना कि कंठ से ध्वनि, जिसका उच्चारण स्थान कंठ है उसे क्या कहते हैं, उसे कंठ ध्वनि कहते हैं। जिसका उच्चारण स्थान तालु है उसका तालव्य ध्वनि कहते हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर कितने होते हैं, तो उच्चारण स्थान के आधार पर देख लेते हैं कितना होता है। पहला नंबर 1, नंबर 1 में हम लोग देते हैं कंठ ध्वनि। कंठ व्यंजन कितने हैं, अगर कंठ व्यंजन की बात करें तो कंठ व्यंजन कितने होते हैं देख लेते हैं। क, ख, ग, घ, अंग और एक होता है हा। इसको बोलते हैं हम लोग कंठ व्यंजन। सिर्फ व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं, इसमें स्वर नहीं और आ भी कंठ ध्वनि है, लेकिन इसका उच्चारण स्थान या नहीं है उसको बाद में देखेंगे। दूसरे स्थान पर हम लोग देखते हैं, दूसरे नंबर पर तालव्य व्यंजन। तो तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं, अगर तालव्य व्यंजन की बात करें तो च, छ, ज, झ, या, ठीक है। उसके बाद य और तालव्य श, ये कहलाते हैं तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन के बाद तीसरा मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं, मूर्धन्य व्यंजन। अगर मूर्धन्य व्यंजन की बात करें जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा है तो ट, ठ, ड, ढ, न, उसके बाद र और एक मूर्धन्य श। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। अगर चौथे नंबर में हम लोग देखें तो दंत ध्वनि कौन सी है, दंत व्यंजन। अगर दंत व्यंजन की बात करें तो दंत व्यंजन में आ जाएगा त, थ, द, ध, न,
ल और तालव्य श, ये दोनों जो हैं ये कहलाते हैं दंत व्यंजन। एक बात यहाँ नोट में याद रखिएगा कि अंत में जो ये तीन आए हैं, अंत में यहाँ पे जो ये तीन आ गए, एक तवर्गी न, अंत में जो तीन आ गए हैं, एक तवर्गी न, एक ल और एक स, इन तीनों को, ये तीनों संस्कृत में वर्तस्य व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, हिंदी में आकर दंत हो जाते हैं, लेकिन इन तीनों की अगर बात करें कि ये तीनों क्या हैं, न, ल और तालव्य श, सॉरी दंत श, ये तीनों क्या हैं, तो ये तीनों संस्कृत में वर्तस्य व्यंजन कहलाते हैं। ये तीनों क्या कहलाते हैं, वर्तस्य व्यंजन। कहाँ, तो संस्कृत में, संस्कृत में ये वर्तस्य व्यंजन कहलाते हैं इन तीनों को, और हिंदी में आकर ये क्या हो जाते हैं, दंत व्यंजन हो जाते हैं। तो तीन तो हो गया। चौथा नंबर पर, ये चार तो देख लिए हम लोग। पांचवें नंबर पर अगर बात करें, स्वरों का वर्गीकरण जो हम कर रहे थे उच्चारण स्थान के आधार पर, तो यहाँ चार भाग में बांट चुके हैं। पांचवा भाग बांटते हैं हम लोग, पांचवा भाग, तो पांचवा भाग में हम लोग बांट देते हैं ओष्ठ व्यंजन के नाम से। पांचवा में किसको, ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं इसको देख लेते हैं। ओष्ठ व्यंजन में हम लोग प, फ, ब, भ और म, इसको बांधते हैं ओष्ठ व्यंजन। उसके बाद छठा नंबर और अंतिम रूप जो बांटेंगे, छठा नहीं उसके बाद दंतोष्ठ भी है, तो नासिक के व्यंजन कौन से हैं, जिसका उच्चारण स्थान नाक से होता है। नासिक के व्यंजन, तो नासिक के व्यंजन की अगर बात करें तो नासिक के व्यंजन में आ जाएगा अंग, एक च छ वाला अंतिम, यानी पंचमाक्षर सभी, अंग, न और म, ये पांच। एक चीज और देखिए, नासिक व्यंजन में ये पांच आए, कंठ में ये आया था, उसके बाद तालु में आया, मूर्धा में आया, दंत में आया, ओष्ठ में भी ये आता है, ओष्ठ में भी मोह है, नासिक में भी मोह है। तो ये क्या है, ये द्वि स्थान से उच्चारित होते हैं, अर्थात इनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों के योग से होता है। इन पांचों का उच्चारण स्थान जो है वो नाक और मुंह के योग से होता है। इन पांचों का उच्चारण स्थान क्या होता है, नाक और मुंह के योग से। कैसे, अगर हम बात करें इस पेज में देखिए, तो वहां कंठ ध्वनि में भी यहाँ अंगो आया था, कंठ व्यंजन में भी अंगो आया था। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नासिक में भी, यानी कंठ और नासिका, अरे नासिका यानी नाक और कंठ यानी ये दोनों के मिश्रण से इसका उच्चारण स्थान होता है। इसी कारण से ये पांचों जो हैं द्विस्थानिक व्यंजन भी कहलाते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये द्विस्थानीय, इसे क्या कहते हैं, द्विस्थानीय व्यंजन भी कहते हैं। इसको द्विस्थानीय व्यंजन पंचमाक्षर को कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें, जैसे अंग था, ऐसे समझा देते हैं, जैसे अगर समझ लीजिए थोड़ा सा यथा, यानी जैसे अगर अंग की बात करें, अंग की, अंग का उच्चारण स्थान क्या था, अंगों का उच्चारण स्थान कंठ भी था, कंठ भी था। और यहाँ क्या है, यहाँ नासिक भी है, यानी नासिका, कंठ और नासिका भी है। अगर हम ज्ञ की बात करें तो ज्ञ का उच्चारण स्थान क्या था, इसका उच्चारण स्थान तालु भी था, और यहाँ पे नासिका भी है, नासिका। उसी प्रकार अगर न की बात करें, टवर्गी न की, टवर्गी न का मत देखिए, तो ये मूर्धन्य ध्वनि भी है, अर्थात मूर्धा भी इसका उच्चारण स्थान है, और यहाँ नासिका भी है। उसके बाद न की बात करें तो न की ये दंत भी इसका उच्चारण स्थान है, दंत भी, और यहाँ नासिका भी है। अगर म की बात करें तो म में ओष्ठ भी आता है, यानी ओष्ठ, ओष्ठ भी था, और यहाँ नासिका भी। ये दोनों के उच्चारण से इसका उच्चारण स्थान है। इसी कारण से ये सभी जो हैं क्या कहलाते हैं, द्विस्थानीय व्यंजन कहलाते हैं। समझ गए, इसी कारण से ये लोग द्विस्थानीय व्यंजन कहलाते हैं। तो छठा भाग तक यहाँ हम बांट दिए। अगर सातवां भाग देखें तो एक और आता है इसमें, सातवां नंबर में, सातवां में
छोटा सा है इसलिए यहीं इसको लिख देते हैं। सातवां में आता है दंत्योष्ठ, यानी दांत और ओष्ठ दोनों के योग से इसका उच्चारण ऐसा होता है दंतोष्ठ व्यंजन। तो दंतोष्ठ व्यंजन सिर्फ एक है और वो है व। दंतोष्ठ व्यंजन सिर्फ एक होता है और वो। तो उच्चारण स्थान के आधार पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने स्वर का ये व्यंजन का विभाजन किया और स्पष्ट रूप से आप लोग को समझा दिए, बच्चों के समान समझा दिए कि ये क्या है। देखिए यहाँ से हम लोग शुरू किए हैं आज व्यंजन से, तीसरी क्लास है ये आज। तीसरी क्लास के बाद व्यंजन देख लिए, व्यंजन किसे कहते हैं, हिंदी में व्यंजन की संख्या, और वो 33 को पूरा भी लिए। 33 कहाँ से आया है, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है 33 यहाँ तो पूछते हैं, अगर क से मौ तक तो ये तो क्या है, ये तो 25 ही पूर गया। अरे ये स्पर्श व्यंजन है, व्यंजन 33 होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, उसमें व्यंजन 4 होते हैं, संयुक्ताक्षर 4 होते हैं, ये बता चुके हैं। उसके बाद हम लोग स्वरों का वर्गीकरण करने लिए पहला भाग बांटे हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर कितना बांट दिए हैं, 7, 4 इधर और 3 इधर, 7 भागों में बांट दिए हैं। और इसको समझा दिए कि ये पंचमाक्षर जो है ये द्विस्थानी व्यंजन कहलाते हैं। द्विस्थानी व्यंजन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान 2 है। ना कंठ और नासिका से अंगो बना, तालु और मूर्धन से ज्ञों बन गया, मूर्धा और नासिका से नौ बन गया, दंत और नौ से तवर्गी नौ बना, और ओष्ठ और नासिका से पवर्गी सॉरी मो बन गया। अब हम दूसरा भाग इसका बांटते हैं। पहला तो उच्चारण स्थान के आधार पर बांटे और दूसरा अब बांटते हैं प्राणत्व के आधार पर। नंबर 2 में आइए और लिखिए प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर, अगर प्राणत्व के आधार पर की बात करें कि प्राणत्व के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, तो प्राणत्व के आधार पर स्वर के व्यंजन के 2 भेद होते हैं। यहाँ पे इसमें व्यंजन भी मिला देंगे हम लोग ताकि फिर दोबारा ना पढ़ना पड़े। 2 भेद होते हैं प्राणत्व क्या, देखिए प्राणत्व होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लो। प्राण, प्राण का मतलब होता है वायु यानी हवा, वायु जिसको आप लोग बोलते हैं हवा। हम लोग प्राण को लेते हैं और प्राण को छोड़ते हैं, अर्थात हवा ना रहे तो हम लोग अपने अपने परम धाम को पहुंच जाएंगे, है ना, जहां से आए हैं वहीं चले जाएंगे, अर्थात बैक टू होम। समझ गए? तो प्राणत्व यानी प्राण, प्राण के आधार पर हवा यानी वायु, प्राण किसी को बोलते हैं, हवा और वायु। तो हम लोग प्राण को लेते हैं और प्राण को छोड़ते हैं, अर्थात हवा को लेते हैं, हवा को अंदर लेते हैं और फिर हवा को निःसृत करते हैं, फिर बाहर करते हैं। इसी कारण से हम लोगों का एक नाम क्या पड़ा, प्राणी। हम लोग का एक नाम प्राणी इसलिए पड़ा क्योंकि हम लोग प्राण पर ही जीवित हैं, यानी हवा के माध्यम से जीवित हैं। 5 मिनट हवा दो के सोखिए, लेके सोखिए, तुरंत यमराज से भेंट हो जाएगा किसी को भी, है ना। अगर 5 मिनट हवा को रोक दिया जाए तो हम लोगों को परलोक की यात्रा करनी पड़ जाएगी, किसी भी जीव को, जो भी सजीव हैं। अगर जो बिना हवा के वो नहीं रह सकते हैं, बिना जल के नहीं रह सकते हैं, बिना अग्नि का नहीं रह सकते हैं, वो सब चीज है, इसलिए इसको पंचभूत भी कहते हैं। तो प्राण हम लोग लेते हैं और प्राण को छोड़ते, इसलिए हम लोगों का एक नाम क्या है, प्राणी। तो प्राण के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर इसके कितने भेद किए गए हैं, 2 भेद। ये पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। पहला है कौन, अल्प प्राण, अल्प, अल्प मतलब थोड़ा, अल्प प्राण। और दूसरा क्या है, दूसरा है महाप्राण, दूसरा महाप्राण। 2 भेद हैं इसके, अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए जिसके उच्चारण में हवा अर्थात श्वास की मात्रा कम लगे वो अल्प प्राण, जिसके उच्चारण में हवा अर्थात श्वास की मात्रा ज्यादा लगे वो क्या होती है, महाप्राण। 2 भेद हो गए, कम लगे तो अल्प प्राण, ज्यादा लगे तो महाप्राण। अल्प मतलब थोड़ा अर्थात कम लगा, जिसके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम हो वो क्या कहलाएगी, अल्प प्राण, और जिसके उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक लगे वो क्या कहलाएगी, महाप्राण। स्पष्ट है? चलिए लिखना है तो लिख लीजिए लाइन में, छोटा छोटा करके लिख लीजिए, याद भी रहे। जिसके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण। और जिसके उच्चारण में श्वास की मात्रा
ज्यादा लगे, जिसके उच्चारण में श्वास की मात्रा ज्यादा लगे, उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं महाप्राण। ठीक है, कम और महा। अब इसमें अगर व्यंजन की बात करें कि अल्प प्राण में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो इसको देख लीजिए। अल्प प्राण में जो व्यंजन आता है वो 1, 3, 5 स्पर्श व्यंजन जितने भी हैं, स्पर्श व्यंजन यानी क से लेके म तक में 1, 3, 5 इसमें आ जाएंगे। 1, 3 और 5 बचा कौन? 2 और 4। तो अगर यहाँ व्यंजन की बात करें कि इस महाप्राण में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो इसमें आ जाएंगे 2 और 4। अब 1, 3, 5 और 2 और 4 क्या होता है बता देते हैं। ठीक है, तो ये व्यंजन कितने आ गए इसमें? 1, 3, 5। और इसमें इसके साथ ही अंतस्थ व्यंजन इसी भी में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन योरो वो, और इसमें क्या आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे प्लस उष्म व्यंजन, और इसमें उष्म व्यंजन इसमें आते हैं। उसमें अंतस्थ व्यंजन और इसमें उष्म व्यंजन आएंगे। अगर ध्वनियों की बात करें, अगर ध्वनियों की बात करें कि वो कुल ध्वनियां कितनी आती है, अगर कुल ध्वनियां की बात करें कि कुल ध्वनियां इसमें कितनी आएंगी, तो कुल ध्वनियां इसमें कितनी आएंगी इधर भी लिख देते हैं। अब कुल ध्वनियां इसमें कितनी आएगी, कुल ध्वनियां वहां कितनी है, कुल ध्वनियां यहाँ कितनी है। अगर कुल ध्वनियों की बात करें तो देखिए 1, 3, 5 और 2, 4 को हम लोग पहले समझ लेते हैं, तब इसको स्पष्ट रूप से समझेंगे। अगर हम बात करें कवर्ग की, कवर्ग की, तो कवर्ग में क, ख, ग, घ और अंग। अगर चवर्ग की बात करें तो चवर्ग में च, छ, ज, झ और ज्ञ। अगर टवर्ग की बात करें तो ट, ठ, ड, ढ और न। तवर्ग की बात करें तो इसमें त, थ, द, ध और न। और अगर पवर्ग की बात करें तो प, फ, ब, भ और म। ये जो हैं, ये जो है इसको देखिए, तो ये कहलाया गया, ये कहलाया 1, ये क्या कहलाया? 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। यही जो है कहलाता है 1, 3, 4, 5। 5 हो गया। अब यहाँ से आंधा जोड़िए 25 हो गया। तो सभी में कितने हैं? सभी में तो 5, 5 हैं, सभी में 5, 5 है ना। तो 1, 3, 5 किस में आ रहा था? अल्प प्राण में आ रहा था। तो 1, 3, 5 अगर अल्प प्राण में आ रहा था तो यहाँ लिख दीजिए अल्प प्राण। ये भी अल्प प्राण हो गया। 1, 3 ये भी अल्प प्राण हो गया, और 5 ये भी अल्प प्राण हो गया। 2 क्या था? महाप्राण। दूसरा और चौथा ये क्या हो गया? महाप्राण। और ये क्या हो गया? ये भी हो गया महाप्राण। अब देखिए, अगर अल्प प्राण की संख्या जोड़ें तो 1 यहाँ है, 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 5 ये भी हो गया, 5 ये भी हो गया और 5 ये भी हो गया। 1, 2, 3, 4, 5। और तीसरा में था तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 10 और 5, 15। तो इधर आ जाइए। अब कुल ध्वनियों की संख्या बोले तो 1, 3, 5 यानी टोटल व्यंजन कितना हो गया? 15। अंतस्थ व्यंजन कितना था? 4। 15, 4, 19। और सभी स्वर आते हैं इसमें, प्लस स्वर। तो स्वर बराबर कितना था? 11। 19 और 11 कितना होता है टोटल बताइए? 30। और एक आता है अनुस्वार, इसी में एक अनुस्वार आता है। तो टोटल संख्या कितना हो गया? 15, 4, 19 और 1, 20 और 11, 31। टोटल वर्ण इसमें कुल ध्वनिया बराबर कितना आएगा? कुल ध्वनिया बराबर 31 इसमें आते हैं। 31, 31 जो है वो कहलाते हैं अल्प प्राण। अगर महाप्राण की बात करें तो महाप्राण में 2 और 4, इधर देख लीजिए फिर थोड़ा सा समझिए। महाप्राण में कौन कौन सा था? महाप्राण में आप लोग को बताया 1 ये और 1 ये, तो 5 ये और 5 ये, कितना हो गया? 5, 5, 10। ठीक है, 5, 5, 10 यहां से हो गया। उस व्यंजन कितने होते हैं? 4।
तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह, ठीक है। तो 5, 10 और 4 14, इधर लिखिए पहले 14, इधर हो गया व्यंजन। उसके बाद एक आता है ये आह, यानी कि विसर्ग जो था आह, ये तो टोटल कितना हो गया 15 और 1 14 और 1 15, ये टोटल ध्वनियां जो है इसमें कितने आएंगे 15। 15 जो होता है ये कहलाता है महाप्राण। स्पष्ट हो गया। 31 होता है अल्प प्राण और 15 होता है महाप्राण। जिसके उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता लगती हो महाप्राण कहलाएगी, जिसके उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता लगती हो अल्प प्राण कहलाएगी। अल्प प्राण में कौन कौन से आएंगे 1 3 5 ये स्पर्श व्यंजन का एक पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण में दूसरा और चौथा। उस व्यंजन जो आते हैं महाप्राण में आते हैं और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में आते हैं। अनुस्वार अल्प प्राण में आता है और विसर्ग जो है वो महाप्राण में आता है। स्पष्ट हो गया। चलिए लिख लिए, वेरी गुड। तो हम प्राणत्व के आधार पर इसका वर्गीकरण कर लिए। अब थोड़ा सा हम लोग वर्गीकरण कर लेते हैं घोषत्व के आधार पर। तीसरा वर्गीकरण हम लोग देखते हैं घोषत्व। घोषत्व बोलते हैं घर्षण को। घोषत्व के आधार पर, अगर घोषत्व के आधार पर देखें तो घोषत्व के आधार पर भी इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन? एक होता है घोष और एक होता है अघोष। एक होता है घोष। घोष का ही एक नाम सघोष भी है, इसे सघोष भी कहा जाता है। और दूसरा क्या कहलाता है? दूसरा कहलाता है अघोष। जिसमें घर्षण हो वो सघोष है घर्षण के साथ, जिसमें घर्षण ना हो वो अघोष है। घोष का अर्थ ही होता है घर्षण। चलिए, अब घोष या सघोष किसे कहते हैं और अघोष किसे कहते हैं थोड़ा सा इसको लिख लीजिए। अभी घर्षण बताए दिए ना। नाद, नाद होता है ना, स्वर तंत्रिकाएं जितनी है जिससे उच्चारण स्थान करने वाले जो भी हैं, कंठ है, मूर्धा है, तालु है, दंत है, ओष्ठ है, नासिका, जिसमें घर्षण हो वो घोष है, जिसमें कोई घर्षण ना हो, कोई भी नाद ना हो वो अघोष है। स्पष्ट है? इसको थोड़ा सा लिख लीजिए। लिखिए, जिसका उच्चारण करते समय, जिसका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में नाद हो, स्वर तंत्रियों में नाद, नाद का मतलब वाइब्रेशन हो, ठीक है, घर्षण हो, नाद होता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे घोष। जिसका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में नाद होता है उसे क्या कहते हैं? घोष। जिसका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में नाद, या नाद अगर नहीं समझ रहे हैं ना तो नाद को कंपन लिख लीजिए, आप समझ जाएंगे। हाँ चलिए ठीक है, नाद कंपन होता है तो क्या हो गया? ये घोष हो गया। और जिसका उच्चारण करते समय इसमें घोष ना हो, लिख लीजिए, जिसका उच्चारण करते समय नाद अर्थात कंपन नहीं होता है, नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे अघोष बोलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि घोष या सघोष कौन कौन से व्यंजन हैं, कौन कौन सी ध्वनियां इसमें आती हैं और अघोष में कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं। अगर हम इसकी बात करें घोष की में, अगर व्यंजन की बात करें, व्यंजन की अगर इसमें देख लेते हैं इसमें व्यंजन कौन कौन से हैं। अगर इसमें व्यंजन की बात करें कि कौन कौन से व्यंजन इसमें आते हैं, इसमें व्यंजन जो आता है वो तीसरा, चौथा और पांचवा आता है। तीसरा, चौथा और पांचवा ये क्या कहलाएगा? घोष कहलाएगा। अब इसमें अगर व्यंजन की बात करें कि इसमें कौन कौन से व्यंजन आएंगे तो बचा कौन सा? 3, 4, 5 इसमें आ गया, तो बचा कौन कौन सा? 1 और 2 इसमें आता। अब थोड़ा इसको फिर समझिए, देखिए ये चीज आप लोग को हम बता रहे थे, यहाँ बता रहे थे, अभी तुरंत बताए थे, इसको बता चुके थे। तो इसमें क्या बोला कि तीसरा, चौथा और पांचवा क्या कहलाता है? घोष कहलाता है। यहाँ लिख लीजिए, ये घोष है। तीसरा,
ये भी घोष है, ये भी, और ये भी घोष है। तीसरा, चौथा, पांचवा। ये दोनों क्या बोला? ये दोनों बोला अघोष है। लिख लीजिए, ये भी अघोष है और ये भी अघोष है। स्पष्ट हो गया ना? अघोष अघोष दोनों दोनों अघोष के अंतर्गत आ गए। अब आइए थोड़ा आगे। तो 1 3 5 टोटल कितना हो गया? 15। इसमें फिर अंतस्थ व्यंजन आता है प्लस अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन इसमें आएगा, और प्लस इसमें जो है ह आता है, ह। अगर ध्वनियों की बात करें, कुल ध्वनियां कौन कितनी हुई? कुल ध्वनियां बराबर हम देखें इसमें तो एक, यहाँ पे देखें तो 3 4 5, 3 4 5 अर्थात यहां से लेके यहां तक 3 4 5 अर्थात 1 में 3 तो 5 तिया 15 जोड़ लीजिए, 5 तिया 15, 15 हो गया। ये अंतस्थ व्यंजन कितने थे? 4, और एक कौन सा हो गया? एक हो गया ये व्यंजन में ह, तो एक ये हो गया, और स्वर सभी आएंगे। तो स्वर की संख्या कितनी थी? 11। 15 4 19, और एक 20 और 11, फिर हो गया इसमें पूरा गया 31, और एक विसर्ग भी आता है इसमें, प्लस विसर्ग भी लिख लीजिए, प्लस विसर्ग। तो प्लस विसर्ग ऐसे कर लीजिए। तो 15 यहाँ हो गया। अंतस्थ व्यंजन 4, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन जो था वो 4 हो गया। ह 1 विसर्ग 1, तो एक इधर एक इधर, ठीक है। तो 15 4 19, और एक 20 और एक 21, और प्लस 11 जो थे वो सभी स्वर थे। स्वर कितना था? 11। अगर जोड़ेंगे टोटल कितना हो गया? 15 4 19 और एक 20, 20 11 31 और एक 32, ये टोटल 32 वर्ण जो होते हैं वो कहलाते हैं घोष। अगर अघोष की बात करें, अघोष की, तो इसमें कौन कौन सा आएगा? देखिए, विसर्ग इधर ह इधर चला गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2, यानी कि टोटल 10 हुआ। उसके बाद इसमें क्या आएगा? इसमें तालव्य स्व आता है, मूर्धन्य स्व आता है, और एक दंत स्व आता है, 3 इधर। अगर कुल ध्वनियों की बात करें इसमें अघोष में कुल ध्वनियां बराबर, तो कुल ध्वनियां कितनी हो गई? कुल ध्वनियां हो गई 10 और 3 13, कुल ध्वनियां इसमें आ गई 13, ठीक है। तो हम लोग घोषत्व के आधार पर भी देख लिए, प्राणत्व के आधार पर भी देख लिए, और उच्चारण स्थान के आधार पर भी देख लिए। अगला जो क्लास हम लोग कल करेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास अब जो होगी, वो प्राणत्व के आधार पर देखेंगे कि प्राणत्व प्रयत्न के आधार पर। तो प्रयत्न के आधार पर फिर हम लोग कल देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चलिए, शुभ संध्या सभी को।